अंडरस्टैंड कर ले। तो यहाँ पर आपको जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि हम जब क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी को करने के लिए सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब हमने पॉपुलेशन को सेलेक्ट कर लिया, पॉपुलेशन में से हमने क्या किए, सैंपल ले लिए हैं, मतलब एक ख़ास तादाद में लोगों को सेलेक्ट किया। ठीक है, सो जब हम उनसे डेटा लेते हैं तो डेटा लेने के लिए भी हमारे पास जो सैंपल हमने सेलेक्ट किए होते हैं, तो बेसिकली 4 सैंपल हमने सेलेक्ट किए होते हैं, जिसमें एक में हम देखते हैं रिस्क फैक्टर एंड डिजीज़ प्रेजेंट। एक जो ग्रुप होता है उसमें हम देखते हैं कि आया ये ग्रुप वाले लोग जो है, आया ये किसी बीमारी के रिस्क फैक्टर इसमें मौजूद है या नहीं, आया इनको कोई बीमारी जो है लाहक हो सकती है पास प्रेजेंट में या नहीं, मतलब फ्यूचर में। और इसके साथ साथ इन लोगों को अभी मौजूदा हाल में कोई बीमारी है या नहीं। सो रिस्क फैक्टर और डिजीज़ अगर इनको मौजूद हो तो ये हम क्या करते हैं, इसके हवाले से डेटा गैदर करते हैं। इसी तरह से जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उनमें उनसे हम जो डेटा गैदर करते हैं तो बेसिकली उसमें हम देखते हैं कि इस बंदे में बीमारी तो मौजूद है लेकिन बीमारी के कोई रिस्क फैक्टर इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से ये बीमारी काज हुई थी। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, दूसरा ग्रुप आ जाएगा। तो इससे भी हम क्या करेंगे, डेटा गैदर करेंगे। इसी तरह से जो आपके पास तीसरा ग्रुप होता है तो इसमें क्या है, इसमें बंदे में तो बीमारियों के रिस्क फैक्टर मौजूद होते हैं, उसके बीमारी के काज होने के चांसेस जो है उसमें मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उस बंदे में, उस ग्रुप वाले लोगों में बीमारी मौजूद नहीं होती। ठीक है, मतलब एक्सपोज हुए होते हैं लेकिन फिर भी उनमें बीमारी नहीं होती। ठीक है, तो इससे हम डेटा गैदर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रुप ऐसा भी होता है जो कि ना ही किसी सिचुएशन को एक्सपोज हुए होते हैं और ना ही उनमें किसी किस्म की बीमारी होती है, मतलब वो बिल्कुल डिजीज़ फ्री ग्रुप होता है। तो बेसिकली पॉपुलेशन से हम क्या करते हैं, ये 4 किस्म के ग्रुप क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इनसे फिर हम डेटा गैदर करते हैं। आगे आपको इसकी डिटेल से समझ आ जाएगी, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये असल में हमारे पास एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम हेल्थ आउटकम के बारे में हम क्या करते हैं, प्रिविलेंस को मैयर करते हैं। ठीक है, कि एक कम्युनिटी में जो लोग मौजूद है, आया उनमें पहले से कोई बीमारी मौजूद थी या नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, या हेल्थ ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से हेल्थ जो है वो मुतासिर हो सकती है बुरी तरह से। तो वो डिटर्मिनेंट जो है हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन अ पॉपुलेशन एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है, एक ख़ास टाइम पीरियड के लिए आप किसी कम्युनिटी विज़िट करते हैं, वहाँ जाकर वहाँ जो है लोगों से आप डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, लोगों के जो प्रॉब्लम है उसके बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। आप वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं। ऑब्ज़र्वेशन के दौरान आपको पता चल जाता है कि यहाँ पर पानी के पीने के लिए जो है साफ़ पानी मौजूद नहीं है। तो साफ़ पानी अगर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि लोग गंदा पानी पी रहे हैं। तो इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आपको वहाँ पर दिखने को मिलेंगे तो वो क्या होंगे, वो आपके पास डायरिया के प्रॉब्लम ज़्यादातर होंगे। ठीक है, हैज़े के प्रॉब्लम ज़्यादातर होंगे। इसी तरह से वाटर बोर्न जो डिजीज़ है वो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी क्या होगी, ये आपकी प्रिवेलेंस हो जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम किसी पॉपुलेशन की जो हेल्थ आउटकम से रिलेटेड जो प्रिवेलेंस होता है, ठीक है, या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ फैक्टर होते हैं, मतलब डिटर्मिनेंट से मुराद वो तमाम फैक्टर, वो तमाम चीज़ें जिसकी वजह से किसी की हेल्थ जो है वो मुतासिर हो सकती है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है, तो इसको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो प्रिविलेंस या डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के बारे में जब स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, को क्रॉस सेक्शनल स्टडी कहेंगे। सही है, समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को?
यस सर। ओके, वेरी गुड। यहाँ पर मज़ीद आपके लिए जो है एग्जामिनेशन के हवाले से एमसीक्यूज पॉइंट दिए गए हैं, जिसमें कहते हैं कि इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड फ्राम ईच सब्जेक्ट एट पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब यह है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम एक ख़ास टाइम पर एक ख़ास टाइम पर हर एक बंदे से हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने कम्युनिटी विजिट की होती है, हम सर्वे कर रहे होते हैं, ठीक है। So used to provide a snapshot of a population at a point in time। क्रॉस सेक्शनल स्टडी हम बेसिकली इस मकसद के लिए करते हैं ताकि हमें एक ख़ास टाइम पीरियड के दौरान उस कम्युनिटी के बारे में पता चले कि इस कम्युनिटी की जो कंडीशन है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। क्योंकि जब हम वहाँ विज़िट करते हैं तो वहाँ पर अगर प्रेवलेंस रेट ना हो, वहाँ पर अगर जो है आपके पास इंसिडेंट्स रेट ना हो, तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कम्युनिटी जो है अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ पर सेहतमंद लोग जो है रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर आपके पास प्रेवलेंस रेट मौजूद हो, मतलब वहाँ पर आपके साथ पहले से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बीमारी में मुब्तला हुए हो, तो आपको पता चल जाता है कि इस पॉपुलेशन, इस कम्युनिटी की जो स्टेटस है वो क्या है, बुरी नहीं है, बुरी है, ठीक है। सो द मेन आउटकम मेजर इज प्रेवलेंस। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रेवलेंस को हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम प्रेवलेंस के बारे में स्टडी करते हैं। एक कम्युनिटी में पहले से कितनी बीमारियां मौजूद है, पहले से लोग कितनी बीमारियों में जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो इसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। Limited to the measurement of risk factors and outcome at one simultaneous point in time। इसी तरह से इसमें हम रिस्क फैक्टर या जो आउटकम होते हैं हेल्थ के, इसकी मेजरमेंट हम बहुत लिमिटेड करते हैं, ज़्यादातर इस पर हम फोकस नहीं करते। ज़्यादातर हमारी जो फोकस होती है वो किस चीज़ पर होती है, प्रेवलेंस पर होती है। एग्जाम्पल, स्क्रीनिंग सर्वे हम करते हैं, ठीक है, या नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे वगैरह हम करते हैं, जिसमें हम लोगों के नॉलेज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को हेल्थ के हवाले से नॉलेज उनके पास है या नहीं, या उनका जो एटीट्यूड है, जो रवैया है, वो हेल्थ के रिलेटेड है या नहीं, ठीक है, या उनकी जो प्रैक्टिस है वो जिस तरह तरीके से काम करते हैं, तो आया इससे उनकी जो सेहत है उस पर बुरा असर जो है वो पड़ सकता है या नहीं। तो ये सब कुछ हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी में करते हैं। बाकी का हम कल पढ़ लें। अभी तो हमने कुछ भी नहीं किए डियर, अभी तो बहुत कुछ रहता एक्चुअली है। ऐसे लग रहा है जैसे हमने बहुत पढ़ा है। नहीं, बहुत एक्चुअली नहीं पता पढ़ा क्या है, मेरे असल। को सुबह से करनी है तो मैं परेशान हूँ, इसलिए मैं फोकस भी नहीं कर पा रही आज क्लास पे। तो ठीक है, आप चली जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग हम वैसे भी कर रहे हैं, आप पे रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा नींद ना। अब सर्दियाँ आ रही है ना, थोड़ा सा टाइम गुजरते तो नींद आने लग जाती है। हाँ ना, तो मैं इसलिए तो मैं नींद ही आपको नहीं कहता मारी, मैं हूँ, तो टेंशन में हूँ मैं कि मैं आपको फिर कह रहा हूँ एचओडी कि से बैठकर मेरी फिर क्लास देखना को चाहिए। सुना करे ताकि आपको जो है नींद ना आए। मुझे अभी भी पता है, सारे जो है सर सारों से ने। पूछते हैं सर क्या कहते हैं, सर आप बताएं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि जो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इंशाल्लाह 2-3 टॉपिक और नहीं नहीं पढ़ूँगा, फिर ठीक है। 2-3 टॉपिक और पढ़ूँगा, तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। 11 बजे तक तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। 1 घंटे की तो इस वक्त आप क्लास फिर नहीं है मिनट ना, क्लास ले रहे हैं। 1 घंटे की क्लास क्या नहीं है, ये 2 घंटों की क्लास है, लेकिन आप स्टूडेंट्स के लिए मैंने इसको 1 या 1.5 घंटा सर रोज रखा ही हुआ है। सारे थक जाते हैं। हाँ, बस ये तो है। सर रोज ही सारे थक जाते हैं, रोज ही बीच में मैसेज आ रहे होते हैं, बस करें। चले खैर है, कोई बात नहीं, मैंने उसको कह दिया है, सो जो जाना चाहते हैं वो चले जाए। रिकॉर्डिंग वैसे भी मैं फिर बाद में शेयर कर दूंगा, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। हम अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सो जब हम क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हैं तो बेसिकली क्रॉस सेक्शनल स्टडी में हम क्या करते हैं, बिगिन विद टारगेट पॉपुलेशन। सबसे पहले हम एक पॉपुलेशन अपने लिए, पॉपुलेशन में से एक ख़ास पॉपुलेशन को हम सेलेक्ट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। क्या कहते हैं, सैंपल कहते हैं। जब हम सैंपल सेलेक्ट कर लेते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, उस सैंपल को 2 या 4 ग्रुप्स में, उसको जितना हम पॉसिबल होता है उस उतने ग्रुप में हम उस सैंपल को क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। और डिवाइड करने के बाद उसको नेम देते हैं कि एक्सपोज हैव डिजीज़
मतलब एक ग्रुप ऐसा होता है जिसको हमने वेल एक ख़ास कंडीशन सॉरी को जो है एक्सपोज किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम एक्सपोज ग्रुप का नाम देते हैं। एक हमारे साथ ऐसा ग्रुप होता है जिसको हमने एक्सपोज नहीं किया हुआ होता है, ठीक है। मतलब 4 ग्रुप्स हमने बनाए होते हैं जिसमें एक ग्रुप को एक्सपोज किया था तो उनको डिजीज़ हुई है, एक ग्रुप को हमने एक्सपोज नहीं किया था लेकिन फिर भी उनको डिजीज़ हो गई है। इसी तरह से एक ग्रुप को जो है हमने नहीं एक्सपोज किया था लेकिन उनको जो है डिजीज़ नहीं हुई, एक ग्रुप को हमने एक्सपोज नहीं किया था फिर भी उनको डिजीज़ हुई। इसी तरह से एक ग्रुप ऐसा होता है जिनको हमने एक्सपोज भी नहीं किया होता है और ना ही उनमें कोई बीमारी जो है वो मौजूद होती है, मतलब डिजीज़ फ्री ग्रुप होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है आया इनमें किसी किस्म के ये लोग जो है आया ये किसी किस्म की इवेंट को एक्सपोज हुए हैं या नहीं, या इनमें किसी किस्म की बीमारी जो है वो मौजूद है या नहीं। तो ये हम क्या करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो तो पहले हमने पढ़ा था जो रिलेटिव रिस्क रेशो होता है, ठीक है, या रिस्क रेशो होता है, तो वो सारे फार्मूले अब यहाँ पर यूज़ होंगे। अगर आपको याद होंगे तो आपके लिए इंतहाई आसान होगा। तो यहाँ पर आपको एक ग्रुप दिया गया है जिसमें एक जो ग्रुप है ये आपके पास क्या है, सॉरी, ये एक जो ग्रुप है ये आपके पास एक्सपोज ग्रुप है और जो नीचे वाला ग्रुप है ये आपके पास वो ग्रुप है जो कि हमने एक ख़ास इवेंट को एक्सपोज नहीं किया था। तो जो इस एक्सपोज ग्रुप है इसमें हमारे पास कितने पार्टिसिपेंट हैं, 2 पार्टिसिपेंट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है। इसी तरह से जो नॉट एक्सपोज ग्रुप है इसमें भी हमारे साथ 2 पार्टिसिपेंट है, एक सी है और एक डी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें एक्सपोज ग्रुप में तो एक्सपोज ग्रुप में ए को जो है डिजीज़ हुई है क्योंकि वो एक्सपोज हुआ था, जबकि जो दूसरा बंदा है बी ये भी एक्सपोज हुआ था लेकिन इसमें बीमारी जो है वो काज नहीं हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नो एक्सपोज ग्रुप को देखें तो वो बंदा जो कि हमने कि उस खास इवेंट को एक्सपोज नहीं किया था लेकिन फिर भी उसमें डिजीज़ काज हो गई है, और वो दूसरा बंदा जो कि हमने एक्सपोज नहीं किया था तो जाहिर बात है उसमें बीमारी जो है वो काज नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि वो बंदे वो लोग जिनको बीमारी काज हुई है, ठीक है। तो उसमें आपके पास ए और सी जो है ये आपके पास आएगा, एक जो है एक्सपोज ग्रुप का है, एक नॉट एक्सपोज ग्रुप का है। जबकि वो बंदे जिनको बीमारी काज नहीं हुई है, ठीक है, एक्सपोज और ना एक्सपोज होने के बावजूद, तो इसमें एक आपके पास बी है जो कि एक्सपोज हुआ था, एक्सपोज होने के बावजूद इसमें काज नहीं हुई है, और दूसरा आपके पास डी है जो कि एक्सपोज नहीं हुआ था तो इस वजह से इसको काज नहीं हुई, ठीक है। सो यहाँ पर अगर दूसरे साइड पर देखें तो वही बात आपको बताई गई है कि एक्सपोज ग्रुप को एक्सपोज होने के बावजूद इसमें एक को बीमारी हो गई और दूसरे को बीमारी नहीं हुई, और जो नॉट एक्सपोज ग्रुप है तो एक्सपोज ना करने के बावजूद एक को बीमारी काज हुई और एक को बीमारी काज नहीं हुई। तो इसको आगे अब हम फार्मूला के साथ क्या करेंगे, फार्मूला के साथ इसको अब हम आगे एक्सप्लेन करेंगे और इसको मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सर इसमें हमसे कुछ क्या आएगा? इसमें ये तो डेटा है ना हमारे पास एक किस्म का। जी 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 बिल्कुल, ये आपके पास डेटा है, इसमें आपको एमसीक्यूज़ आएंगे और बहुत अच्छे एमसीक्यूज़ आते हैं इससे। तो वो जो है सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं जिसमें आपको कहा गया होता है, एक सिचुएशन आपको दी गई होती है कि एक कम्युनिटी है जहाँ पर जो है एक बीमारी जो है वो फैली हुई है, एपिडेमिक जो है वो फैली हुई है। आप जो है दूसरी कम्युनिटी जहाँ पर किसी किस्म की बीमारी मौजूद नहीं है, ठीक है, तो आप उस कम्युनिटी से बंदे को जो है इस जो डिज़ीज़ वाली कम्युनिटी है यहाँ पर आप उनको मुंतकिल करते हैं और यहाँ से डेटा लेकर वो दोबारा अपनी कम्युनिटी जाता है। तो अब हमारे पास इसमें से कितने बंदों को डिजीज़ होगी, मतलब जो कम्युनिटी डिजीज़ फ्री कम्युनिटी से आया हुआ था, आया इनको बीमारी होगी या नहीं होगी, जिसको हमने एक्सपोज नहीं किया था वो लोग इससे बीमार होंगे या नहीं। तो इस तरह के एमसीक्यूज जो है आपके एग्जाम में आएंगे। तो वो भी फिर आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, एमसीक्यूज मेरे पास बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो वो जब आप लोग देखेंगे तो आपको
समझ आ जाएगी। लेकिन असल चीज़ जो आपको याद करना है वो इन फार्मूलों को याद करना है, जिसके ज़रिए आप लोगों ने इसके जवाबात जो है वो क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपको कहते हैं कि प्रेवलेंस ऑफ एक्सपोजर कंपेयर इन डिजीज एंड नॉन डिजीज, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पर अपने साथ एक रेशो करें, ठीक है, मतलब वो ग्रुप जो कि हमने एक्सपोज किए थे और जो कि हम ने मतलब वो ग्रुप जो कि हमने एक्सपोज किए थे और उनको जो है बीमारी हुई, ठीक है, और वो लोग जो कि हमने एक्सपोज नहीं किए थे और उनको बीमारी हुई, तो उसकी जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ ऊपर वाले अगर ग्रुप में देखें तो एक्सपोज ग्रुप में हमारे पास ए बंदा जो है, ए बंदा इसको क्या हुई है, इसको डिजीज़ हुई है, ठीक है। जबकि दूसरा जो बंदा है जो कि हमारे पास एक्सपोज नहीं था, इसको हमने एक्सपोज नहीं किया हुआ था लेकिन फिर भी इसको क्या हुई, बीमारी हुई। तो हमारे पास इसका जो फार्मूला है वो कैसे आएगा, इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास ऐसे आएगा कि ए डिवाइडेड बाय ए प्लस सी, ठीक है। मतलब ये ए हमारे पास एक्सपोज ग्रुप का ए आ गया और जो दूसरा हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है जिनको डिजीज हुई है, तो वो टोटल पॉपुलेशन हमारे साथ क्या है, ए और सी है ना। मतलब हमारे पास जो रिलेटिव रिस्क रेशो है वो क्या है, रिलेटिव रिस्क रेशो आपका साथ जो फार्मूला है वो आपको याद होना चाहिए कि नंबर ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। सो इंसिडेंट आपके पास क्या है, ए को जो है बीमारी हुई है और टोटल पॉपुलेशन आपके पास यहाँ पर क्या होगी, ए सी होगी। तो यहाँ पर इसलिए हमने ये ए प्लस सी पुट किया हुआ है। इसी तरह से जो अनएक्सपोज के हवाले से हमारे साथ फार्मूला आएगा, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इंसिडेंट इन नॉन एक्सपोज ग्रुप, एक्सपोज ग्रुप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंसिडेंट इन नॉन एक्सपोज ग्रुप। सो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपके पास जो फार्मूला आएगा, तो ये एक्सपोज ग्रुप में हमारे पास बी था ना, बी को जो है ये हमने एक्सपोज किया था लेकिन फिर भी इसको बीमारी नहीं हुई, तो इसलिए बी को हम क्या करेंगे, बी को हम ऊपर लिखेंगे और इसी तरह से इसकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो हमारे साथ क्या होगी, जो कि डिजीज़ फ्री है, तो वो हमारे साथ बी प्लस डी आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बी प्लस डी जो है हमने नीचे लिख दिया। इसी तरह से अगर आप इस दूसरे ग्रुप की तरफ आ जाए तो इसमें कहते हैं कि प्रिवेलेंस ऑफ डिजीज कंपेयर इन एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज। अगर एक्सपोज एंड नॉन एक्सपोज में हम डिजीज़ की प्रिवेलेंस करें, ठीक है, तो वही बात है। अब यहाँ पर एक्सपोज ग्रुप में अगर हम बात करें तो एक्सपोज ग्रुप में टोटल कितनी पॉपुलेशन है, दो पॉपुलेशन है। दो पॉपुलेशन में से एक को जो है डिजीज़ हुई है और बी को नहीं हुई है, तो ए को जो डिजीज़ हुई है इसको हम ऊपर लिख देंगे और टोटल पॉपुलेशन हमारे पास एक्सपोज की कितनी है, ए प्लस बी है, तो इसलिए ए प्लस बी हमने नीचे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह से जो नॉट एक्सपोज ग्रुप है, तो नॉट एक्सपोज ग्रुप की हमारे पास टोटल पॉपुलेशन सी एंड डी है, जिसमें से सी को जो है डिजीज़ हुई है और डी को नहीं हुई है, तो सी को हमने ऊपर लिखा और टोटल जो पॉपुलेशन है वो क्या है, सी प्लस डी है, तो ये हमने नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये पुटिंग जब आप लोग कर लेते हैं तो फिर आगे जो है इंतहाई चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक आपको थोड़ी बहुत समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. There अच्छा, are good. अच्छा जी। तो ये जो फार्मूले हैं, मतलब ये जो आपके पास चीज़ें आई हुई है, ठीक है, ये तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरह से करना होगा, ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको अभी कराया। तो यहाँ पर अगर आप देखिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी में आपको दूसरा एग्जांपल दिया है जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो ये आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन को क्या करती है, आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जबकि जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है तो ये वो एरिया है जो कि मुतासिर हुआ है, मतलब हार्ट डिजीज से, ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे आप देखिए तो नीचे आपके पास क्या है, प्रेवलेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन स्टडी सैंपल। गोल इसका क्या होता है, स्नैपशॉट ऑफ डिजीज़ और रिस्क। इसको स्टडी करने का बुनियादी मकसद हमारा यही होता है कि कितने लोग जो है वो डिजीज़ की वजह से मुतासिर हुए हैं या कितनी पॉपुलेशन जो है वो रिस्क में है, ठीक है।
सो अब जो ग्रीन आपके पास दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉपुलेशन जो है ये मल न्यूट्रिशन का शिकार है, इनकी जो डाइट है वो क्या है, पुअर है। जो रेड आपको दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है, स्मोकिंग वाले लोग है, आबादी है। जो येलो आपको दिखाई दे रहा है मतलब इनकी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंट्री है, मतलब इंतहाई बेकार है। और जो ब्लू वाली दिखाई दे रही है तो ये वो लोग हैं जो कि अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं। तो ये आपको डिफरेंट पॉपुलेशन के बारे में क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है ये आपको डिफरेंट पॉपुलेशन की जो कंडीशन स्टेटस होती है उसके बारे में आपको डेटा देती है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के एडवांटेजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो इसके हमारे साथ बहुत सारे एडवांटेजेस है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके आउटकम एंड एक्सपोजर मैयर एट सेम टाइम पर इसके हम रिजल्ट्स और जो एक्सपोजर होते हैं, जितने लोग एक्सपोज हुए होते हैं, दोनों को हम एट अ टाइम जो है इसको मैयर कर सकते हैं, ठीक है। एक फ़ायदा इसका ये है। दूसरा फ़ायदा इसका यह है कि अनकवर एसोसिएशन फॉर फर्दर स्टडी। मज़ीद अगर इसके ज़रिए हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है जो एसोसिएशन होती है, मतलब उनका एक दूसरे के साथ जो डेट इंफॉर्मेशन होती है, रिलेशनशिप होती है उसके एक दूसरे के साथ, तो उसको क्या करती है, अनकवर करती है, उसके बारे में हमें डेटा प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यूज़फुल फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी जो है हम एस्टिमेशन के लिए बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। एस्टिमेशन जो है इसके ज़रिए हम कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में। क्विक एंड चीप। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये एक ऐसी स्टडी है जिसको हम बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में इस तरह की स्टडी को हम कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये इतनी महंगी भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेस्ट वे टू डिटरमाइन प्रेवलेंस। क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये एक ऐसी स्टडी है जिसके ज़रिए हम बहुत आसानी से किसी भी पॉपुलेशन की जो प्रेवलेंस है उसको हम मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें हम जो क्वेश्चन जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा को हम क्वेश्चनियर्स या इंटरव्यू बेस्ड जो है वो हम डेटा इसमें क्या कर सकते हैं, वो कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम मज़ीद देखें तो यूज़फुल फॉर असेसिंग प्रैक्टिस, एटीट्यूड, नॉलेज, बिलीव एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज। क्रॉस सेक्शनल स्टडी के ज़रिए हम किसी भी प्रैक्टिस के बारे में असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। किसी के एटीट्यूड, नॉलेज, बिलीव और यूटिलाइजेशन ऑफ सर्विसेज के बारे में हम डेटा आसानी से जो है वो गैदर कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? जी सर। सर ये चैप्टर तो काफी लेंथी है। ये बहुत लेंथी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हाफ जो है अभी पढ़ लेंगे और हाफ जो है वो कल पढ़ लेंगे। अगर अभी मैंने छोड़ दिया तो कल भी फिर ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा। सो मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसके एडवांटेजेस को कंटिन्यू करते हैं। कैन बी कंडक्टेड टू असेस द हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्योंकि हम पॉपुलेशन कम्युनिटी विजिट करते हैं तो वह हम विजिट करके लोगों से जब हम सर्वे करते हैं या इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू के दौरान ज़ाहिरी बात है उनके जो नीड्स होते हैं, ठीक है, हेल्थ केयर के हवाले से, तो उन नीड्स के बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा गैदर कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हेल्पफुल इन मेजरिंग एक्सेस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इसके ज़रिए हम हेल्थ सर्विसेज किस हद तक जो है यूज़ हो रहे हैं, किस हद तक जो है हेल्थ सर्विसेज लोगों तक पहुंच रही है, तो इसके बारे में भी हम आसानी से मेजरमेंट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बिटवीन डिजीज़ एंड वेरियस वेरिएबल। इसके अलावा डिजीज़ के बारे में और डिजीज़ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती है उसके बारे में ये हमें बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। एक बीमारी जो है वो किस हद तक कम्युनिटी में फैल चुकी है तो उसके बारे में हमें डेटा जो है क्रॉस सेक्शनल स्टडी प्रोवाइड करती है। डिटरमाइन बर्डन ऑफ द डिजीज़ इन अ पॉपुलेशन। एक कम्युनिटी जो है वो किस हद तक बीमारियों में जो है वो फंस चुकी है, किस हद तक उस पॉपुलेशन पर बीमारियों का बर्डन जो है वो पड़ा है, तो इसके बारे में जो है हमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या करती है, डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सो हेल्पफुल फॉर प्लानिंग पर्पस। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये ऐसी स्टडी है जिसको
हम अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको हम इस क्रॉस सेक्शनल स्टडी के ज़रिए इफ़ेक्टिवली बना सकते हैं। सही है। लिमिटेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी की अगर लिमिटेशन की बात करें, लिमिटेशन से मुराद ये है कि कौन सी कंडीशन में हम इसको यूज़ नहीं कर सकते या इसकी जो हद है वो कहाँ तक है। सो नो टेम्पोरल और टाइम सीक्वेंस, मतलब ये है कि ये हमारे पास टेम्प्ररी नहीं होता है, ठीक है, टेम्प्ररी तौर के लिए ये स्टडी नहीं होती और ना ही इसमें हम टाइम के पाबंद होते हैं, ठीक है, मतलब टाइम सीक्वेंस के साथ इसको हम नहीं करते बल्कि हम रेंडमली इसको करते हैं। सो गिव नो इंफॉर्मेशन वेदर विच कम फर्स्ट, दैट इज काज और डिजीज। तो इसमें हमें ये पता नहीं चलता कि पहले हमें काज के बारे में पता चलेगा या पहले हमें डिजीज़ के बारे में पता चलेगा। हो सकता है कि पहले हम डिजीज़ के बारे में जानें और उसके बाद हमें काज के बारे में पता चले, तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। गिव नो आइडिया अबाउट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ और एटियोलॉजी, इसी तरह से ये हमें डिजीज़ की जो नेचुरल हिस्ट्री है, मतलब ये बीमारी जो है कहाँ पैदा हुई थी, ये बीमारी जो है जहाँ पर पैदा हुई थी तो वहाँ से ये ह्यूमन बीइंग में किस तरह से आई, ह्यूमन बीइंग इससे कैसे मुतासिर हुए, ठीक है, और इसके इथियोलॉजी काजिस क्या है, तो इसके बारे में ये हमें डिटेल के साथ कोई वजाहत जो है वो नहीं देती। इसके अलावा गिव नो मेजर ऑफ न्यू केसेस आकर, इसके अलावा क्रॉस सेक्शनल स्टडी की एक खामी ये है, एक डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको नए केसेस मतलब इंसिडेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देती। ये बात आप लोगों ने नोट रखनी है, याद रखनी है कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी हमें इंसिडेंट्स के बारे में किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। नॉट यूजफुल फॉर रेयर एक्सपोजर और रेयर आउटकम, इसी तरह से ये हमें रेयर एक्सपोजर या रेयर आउटकम डिजीज़ के बारे में जो है किसी किस्म की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती।